ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त तो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, जिसमें हम सबसे पहले आपको मुख्तार अंसारी से जुड़े सारे अपडेट्स के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, मल्टी ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक की वजह से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष का और परिवार का लगातार यही कहना है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर के मारा गया है और इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। बता दें, मुख्तार अंसारी के मौत की खबर मुख्तार के वकील को भी नहीं दी गई थी, ऐसा मुख्तार अंसारी के वकील का कहना है। वहीं ये भी बता दें कि गैंगस्टर गाजीपुर कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। इसके साथ ही कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस फोर्स के साथ साथ सादी वर्दी में एलआईयू भी तैनात नजर आ रहे हैं। जनाजे में शामिल होने वालों पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी पुलिस के द्वारा। इसके साथ ही जनाजे में कई गुर्गों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर अभी से ही नजर आ रही है। वहीं मुख्तार के साथ रहने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए किसने क्या कुछ कहा है। क्या हो गया, क्या बताएंगे? मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज्यादा खराब है, इसलिए जी। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। पोस्टमार्टम रात में ही हो रहा है? नहीं, सुबह की सूचना है, जिलाधिकारी साहब ने सूचना है। रात के लिए परमिशन नहीं दी डीएम ने पोस्टमार्टम की? नहीं, सुबह 6 बजे तक। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको पीठ बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के बीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो आप सोचिए शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। सूचना मिली थी आपको? नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, वहीं नेताओं का फेरबदल भी जारी है। बता दें, कांग्रेस नेता संजय निरुपम का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहीं ना कहीं भाजपा की बोली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब संजय निरुपम के इस बयान पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें, संजय निरुपम ने अपने बयान में कहा था कि शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मुंबई की 1 सीट खैरात के तौर पर कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं और मैं शिवसेना की भी निषेध करता हूं। वहीं कांग्रेस के जिस नेतृत्व ने शिवसेना के साथ वार्ता की उसकी भी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने मुंबई उत्तर पश्चिम के लिए जो उम्मीदवार घोषित किया गया है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। अब इस बयान के बाद से कांग्रेस बौखला गई है। बता दें, संजय निरुपम का जवाब देते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि संजय निरुपम विवाद इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। उनके पिछले 2 चुनावों को देखें तो उन्होंने कांग्रेस को हराने का अंतर ही बढ़ाया है और ये हमारी विजयी सीट में से एक है और इसके साथ ही इस सीट पर हार मान लेना सही नहीं है। वे कांग्रेस में रहकर भाजपा की भाषा में बात कर रहे हैं, जो कि स्पष्ट दिख रहा है। देखिए ये क्या है पूरा विवाद। आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट के उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है।
मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने दलाली ली। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है, जिसकी छानबीन हो रही है। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं। देखिए, संजय निरुपम जी का जो बयान आया है, उस पर्टिकुलर सीट मुंबई नॉर्थ वेस्ट के ऊपर कोई विवाद ही नहीं था। वो विवाद खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। उनके पिछले 2 चुनाव देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस का हराने का मार्जिन बढ़ाने का काम किया। ये हमारी विनिंग सीट है। अब विनिंग सीट को हम गिव अप कर दें, ये कहीं भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। और मैं बोलती हूँ अलायंस के धर्म के खिलाफ है। तो उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जो उन्होंने आरोप लगाए, उनमें ना सत्य है ना तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी भाषा साबित हो रही है। कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दिया है। बाकी जो विवाद हैं या जो उनके कमेंट्स हैं, चाहे वो थोराट साहब हों, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी हों, उनसे हम संवाद करके हम उनको समझाएंगे। जिस तरीके से रामटेक हमारे साथ 25 साल की हमारी ट्रेडिशनल सीट रही है, वो हमने अलायंस का धर्म समझते हुए हमने हंसी खुशी दे दी कांग्रेस पार्टी को। कोल्हापुर में भी जब छत्रपति शाहू जी ने कहा कि उनको लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस के टिकट पे लड़नी, हमने वो भी हंसी खुशी दे दी। बाकी अमरावती की आप सीट देख लीजिए, वो भी हमने दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी विनिंग सीट्स हैं वो हमने डिक्लेयर की हैं। उस हिसाब से हमने धर्म को अपना समझकर, अलायंस को समझकर हमने जिम्मेदारी निभाई है। और जो भी विवाद है, हम संवाद के माध्यम से उसको खत्म कर देंगे। तीसरी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और उनके मंत्रियों पर भी ईडी का साया लगातार मंडरा रहा है। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया था, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल खुद के ही वकील बने थे। बता दें, कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड को और भी बढ़ा दिया। वहीं बाकी के आप नेताओं की भी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि ईडी की रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के पास चंदे के रूप में आया है। इस सारे आरोपियों का और सारे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिला है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि ऐसी 41 कंपनियां हैं जिन पर आईटी, सीबीआई और ईडी की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। भाजपा इसे बांटने के लिए, जनहित में लगाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। मैं भाजपा से आग्रह करूंगी कि वे आज ये घोषणा करें कि वे इस 2741 करोड़ रुपए को प्रचार में खर्च नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी को ललकारा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर भाजपा पंजाब में इतनी बुरी स्थिति में है तो उन्होंने कल हमारे सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल
अंगुराल को क्यों खरीदा? पंजाब के हमारे विधायकों ने हमें बताया कि राज्य में कई विधायकों को पाला बदलने और भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। उन्हें Y+ सुरक्षा और इसके साथ ही कई तरह के पदों की पेशकश भी की गई है और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया गया है। अब इसके बाद से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को बीजेपी पर हमला बोलने का और भी ज्यादा मौका मिल गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले ये एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर एक सांसद चौथे स्थान पर आने के लिए भाजपा में क्यों शामिल होगा। देखिए खास रिपोर्ट। सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हालात पंजाब में इतने खराब हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक कल तोड़ के ले गई। और कल एक और खबर हमारे पंजाब के विधायकों ने दी कि पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको Y+ सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई, यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है। जो रिंकू हैं, जालंधर से हमारे सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब केंद्र सरकार के अधीन आके कुछ करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कराया जा सकता। सिर्फ एक चीज की जा सकती है, चुनाव लड़ना। जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ते या अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए, जालंधर में, पंजाब के जालंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। ये कुछ भी कर ले, चौथे नंबर पे आएंगे। क्यों एक सांसद चौथे नंबर पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आएगा? ईडी के रेड के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अक्यूज्ड कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास चंदे के रूप में आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में आया है। जो पैसा ईडी के पास आया है उसको तो देश की जनता में बांटने के लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन इन सारे आरोपियों का, ये सारे मनी लॉन्डर्ड पैसे का सबसे बड़ा फायदा, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी रही है। तो अगर आप इन भ्रष्ट कंपनियों का पैसा, इन मनी लॉन्ड्रिंग कर रही कंपनियों का पैसा देश की जनता में बांटना चाहते हैं, जनहित में बांटना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आईटी की रेड हुई, जिन पर सीबीआई की रेड हुई, जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड हुई और जिन्होंने 2741 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपको उसको बांटने के लिए, उसको जनहित में लगाने के लिए आपको कोई कानून नहीं चाहिए। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे,
हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे। उदाहरण के तौर पे, और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई, ईडी ने रेड किया, उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। सबसे पहले और सबसे नामी शराब कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी, जिनको 10 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया, और उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर शराब कारोबारी शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को। सवाल ये